हाँ, सबसे पहले लिखो सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखो। सरफेस केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we deals with the study of surface phenomena. It is a branch of chemistry in which we deals with the study of surface phenomena, such that accumulation of particles on the surface it is a branch of chemistry in which we deals with the study of surface phenomena such that accumulation of particles on the surface of any substance हाँ जी, डन, लिख लिए। चलो, अच्छा नेक्स्ट लिखो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। उनमें कौन कौन से टर्म्स हम पढ़ेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एड्सॉर्प्शन, फिर लिखेंगे हम एब्जॉर्प्शन, फिर लिखेंगे हम एड्सॉर्बेट, फिर लिखेंगे एड्सॉर्बेंट, देन लिखेंगे हम सोप्शन, ओक्लूजन, और लास्ट में लिखेंगे हम फिर डिसॉर्प्शन। इन टर्म्स को लिखेंगे हम। दिख रहा है ना सही? हाँ, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स लिख लो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में सबसे फर्स्ट हेडिंग डालो, लिखो दैट इज एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम एड्सॉर्प्शन लिखेंगे। सिक्स्थ पे क्या है? ओक्लूजन। एक एक करके लिखवाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले लिखो एड्सॉर्प्शन। देखो एड्सॉर्प्शन के अंदर हमें पता है, एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं और कहां पे रहते हैं? वो सरफेस पे रहते हैं। इंटरफेस तो अलग हो गया ना। जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स सेवन था डिसऑर्प्शन। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट लिखो एड्सॉर्प्शन। देखो एड्सॉर्प्शन में हमें पता है कि एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कहां रहेंगे? वो सरफेस पे रहेंगे। ओके, 7 दिख नहीं रहा, डिसऑर्प्शन है वो 7। तो सबसे पहले लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो, द accumulation of particles on the surface of any substance the accumulation of particles on the surface of any substance। सब्सटेंस के ब्रैकेट में लिख लेना कि जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारा लिक्विड भी हो सकता है और वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है। जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारा लिक्विड भी हो सकता है और वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है। वो गैसेस नहीं होंगे, वो गैस नहीं होंगे। हाँ जी, लिख लिया पहले एड्सॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एब्जॉर्प्शन। सब्सटेंस के ब्रैकेट में लिख लेना लिक्विड या फिर सॉलिड। जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारा लिक्विड भी हो सकता है और वो हमारा सॉलिड भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखो सेकंड एब्जॉर्प्शन। लिखो द accumulation of particles
the accumulation of particle by pass through surface, the accumulation of particles passing through surface into the bulk, passing through surface into the bulk known as absorption, known as absorption. उसको क्या बोलेंगे, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। The accumulation of particles passing through the surface into the bulk is known as absorption. हाँ जी, लिख लिए? ठीक है, चलो अब देखो जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम सरफेस फिनोमेना की बात करेंगे। सरफेस फिनोमेना में क्या होगा, देखो सरफेस फिनोमेना तो हमारा एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन तो हमारा बल्क फिनोमेना है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम एब्जॉर्प्शन की ही बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन की बात हम नहीं करेंगे। ओके, तो जो भी हमारा चैप्टर है इसमें जो भी हमारा है सरफेस फिनोमेना है। अब सरफेस फिनोमेना कौन सा है, वो तो हमारा एब्जॉर्प्शन है, तो इस चैप्टर के अंदर हम एब्जॉर्प्शन की ही बात करेंगे। ओके, अब देखो एब्जॉर्प्शन जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सरफेस के ऊपर आए, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ओके, अब देखो इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक तो क्या हो रहा है, एक तो पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक किसी के ऊपर आ रहे हैं, तो दो चीजें हो गई ना यहाँ पे, एक तो पार्टिकल्स आ रहे हैं और एक किसी की सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारे पार्टिकल्स है उसको तो बोलते हैं हम एड्सॉर्बेट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एड्सॉर्बेट बोलते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर आ रहे हैं जो हमारी सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एड्सॉर्बेंट। जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वो हमारे एड्सॉर्बेंट होंगे, और जिसके ऊपर आ रहे हैं वो क्या होगा, वो हमारा एड्सॉर्बेंट होगा। ओके, अब जैसे हम करते हैं जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो मेटल की सरफेस पे आते हैं, मेटल की सरफेस पे एड्सॉर्प्शन शो करते हैं, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उसको तो हम एड्सॉर्बेंट बोलेंगे, और जो मेटल की सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एड्सॉर्बेंट बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। हाँ जी, समझ आ गया एड्सॉर्बेंट क्या होता है और एड्सॉर्बेंट क्या होता है। एड्सॉर्बेंट क्या होता है और एड्सॉर्बेंट क्या होता है, कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे एड्सॉर्बेंट, जिसके ऊपर आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। ओके, मतलब जो एड्सॉर्ब हो रहा है, हाँ जो एड्सॉर्ब हो रहा है वो एड्सॉर्बेंट, जिसके ऊपर हो रहा है वो क्या होगा, वो हमारा एड्सॉर्बेंट होगा, उसको वो क्या होगा, वो हमारा एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो एड्सॉर्बेट, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो एड्सॉर्बेट, लिखो द पार्टिकल्स which get accumulated, the particles which get accumulated on the surface, the particles which get accumulated on the surface is known as adsorbate, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम adsorbate बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो adsorbent, the surface at which adsorption take place, the surface से ज्यादा गुम हो रहा है the surface at which adsorption take place, the surface at which adsorption take place, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम adsorbent बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम adsorbent बोलेंगे। हाँ जी, कर लिया नोट, ठीक है। चलो एड्सॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एड्सॉर्बेट हो गया और एड्सॉर्बेंट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे हम सोक्शन, कैसे करेंगे सोक्शन। देखो सर एक बार फोर्थ वाली क्या है, द सरफेस एट विच एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, वो सरफेस जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो। आप नॉर्मल सा डायग्राम से बना के ऐसे लिख लो कि ये क्या हो गया, ये हमारा एड्सॉर्बेंट हो गया, ऊपर क्या आ गया, ऊपर गैस के पार्टिकल्स आ गए, ये क्या हो गया, ये हमारा एड्सॉर्बेंट हो गया, बस ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा सोक्शन। देखो सोक्शन क्या होता है, सोक्शन होता है हमारा वहां पर जहां पर एड्सॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो। सोक्शन का मतलब है कि जहां पे एड्सॉर्प्शन भी हो और जहां पर एब्जॉर्प्शन भी हो, कि जहां पे जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो बल्क में भी जाएं और सरफेस फिनोमेना भी शो करें, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सोक्शन बोलते हैं।
उसको क्या बोलते हैं, सोप्शन बोलते हैं। अब देखो सोप्शन का एग्जांपल, जैसे अगर हमारी कोई कॉटन है, कॉटन को अगर हम उसमें डालें, डाई के अंदर डाल दें, कोई भी अगर हमारा कलर सॉल्यूशन है, अगर हम कॉटन को उसके अंदर डाल रहे हैं तो कॉटन के अंदर भी जाएगा, ठीक है, और कॉटन की जो सरफेस है ना, देखो जो कॉटन के जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है ना, बिल्कुल बाहर वाली, वहां पर भी ना थोड़े धूल के पार्टिकल से होते हैं, ध्यान अगर आपने देखो थोड़े थोड़े से उसके ऊपर भी लगा होता है। कॉटन भी एड्सॉर्प्शन शो करता है, एड्सॉर्प्शन शो करते हो, और अगर उसको कलर के अंदर डालोगे तो उसके अंदर तो जाएंगे पार्टिकल्स, ठीक है ना, तो वो एड्सॉर्प्शन भी शो कर रहा है और एब्जॉर्प्शन भी शो कर रहा है, एड्सॉर्प्शन भी शो कर रहा है, एब्जॉर्प्शन भी शो कर रहा है। अब देखो स्पंज बोल रहे हो, ठीक है, अगर स्पंज को डालोगे स्पंज के अंदर जाएंगे, पर अगर कॉटन, देखो स्पंज क्या होता है, स्पंज का कॉटन का अलग सीन होता है, स्पंज का अलग होता है। हाँ, अगर स्पंज लिया, स्पंज लेने के बाद आपने मान लो बोर्ड साफ कर दिया, तो स्पंज के ऊपर आगे, स्पंज की सरफेस पे आगे, तो क्या होगा, वो फिर हमारा सोप्शन हो जाएगा। हाँ, कॉटन क्लॉथ्स वो तो एक ही बात आ गई ना, वो भी शो करेंगे, ठीक है, तो इसके एग्जांपल भी लिख सकते हो। सो लिख सकते हो इसके अंदर, द एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, the accumulation of particles on the surface as well as in the bulk is known as sorption. The accumulation of particles, on the surface as well as in the bulk is known as sorption. हाँ जी, कर लिया नोट? हाँ जी, बताओ, ठीक है, चलो। अच्छा, नेक्स्ट टर्म है हमारी ओक्लूजन, ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ आपको। नेक्स्ट टर्म है हमारी 6th, दैट इज ओक्लूजन। बताओ ये क्या होता है, जो तो हमने एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में किया ही होगा। बताओ, जहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा हो वहां पर क्या बोल रहे हो भाई, जहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पे एड्सॉर्प्शन भी तो ही हो रहा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पे एड्सॉर्प्शन जरूर होगा ही होगा। बट हाँ, ऐसे एक दो थ्योरीज हैं। थ्योरीज क्या बोलती है, थ्योरी ये बोलती है कि अगर जैसे अगर हमारा लिक्विड सरफेस में एड्सॉर्प्शन हो रहा है, लिक्विड सरफेस में अगर हमारा एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो थ्योरी ये बोलती है कि उसके अंदर जरूरी नहीं है कि पार्टिकल्स हमारी सरफेस पे रहेंगे, थोड़े बहुत वो बल्क में भी चले जाते हैं, ऐसा थ्योरी बोलती है। ओके, पर अगर मेटल की सरफेस है, मतलब कोई हमारी सॉलिड सरफेस है, तो सॉलिड सरफेस में तो कोई ऑप्शन नहीं है, सरफेस पे ही रहेंगे, अंदर तो जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो अच्छा, ऑक्लूजन क्या था, ऑक्लूजन भी एक स्पेशल टाइप का एड्सॉर्प्शन है। ऑक्लूजन एक स्पेशल टाइप का एड्सॉर्प्शन है जहां पर जो हमारी गैसेस है वो एड्सॉर्बेंट का काम करती है, और जो हमारी मेटल सरफेस है वो एड्सॉर्बेंट का काम करती है। ये होगा ना, ऑक्लूजन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी गैसेस है वो मेटल के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, वही क्या होता है भाई, हमारा ऑक्लूजन होता है। तो लिख सकते हो उसको, द एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस एड्सॉर्बेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द मेटल एड्सॉर्बेंट, ऐसे करके लिख लो। हाइड्रोजन और मेटल, हाँ, जितने भी हमारे कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं सारे के अंदर ऑक्लूजन ही होता है, वो एड्सॉर्प्शन ही होता है, ऐसे लिख सकते हो। द एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एड्सॉर्बेंट, on the surface of metal adsorbent उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ऑक्लूजन बोलेंगे। ठीक है, कर लिया, डन। चलो नेक्स्ट देखो, डीसॉर्प्शन। सर, वुड सोप्शन का एग्जांपल हो सकता है या नहीं, वुड को किस तरह करोगे भाई। नेक्स्ट देखो 7th, डिसॉर्प्शन। देखो नॉर्मल जो हम पेंट वगैरह करते हैं ना, मान वुड के ऊपर हमने या किसी की उसके ऊपर पेंट किया तो वो भी एक तरह से एडसॉर्प्शन ही हो गया, ठीक है ना। बट हाँ, जैसे अगर वुड के अंदर शाइनी वुड कैन बी, शाइनी वुड कैसे होगा भाई, शाइनी वुड तो होगा ही नहीं। हाँ, अगर आप नॉर्मल सरफेस पे रह रहा है तो फिर इसका मतलब एडसॉर्प्शन ही हो रहा है।
बट अगर नॉर्मल वुड है, नॉर्मल वुड के अंदर भी चले जाते हैं, जैसे आपने पता होगा ना कि हाँ जैसे जो नॉर्मल वुड आते हैं तो जब नहीं होते उसके ऊपर पहले प्राइमर करते हैं और फिर बाद में पेंट करते हैं, सुना हुआ है? अगर कोई नहीं आपने जैसे हाँ पहले प्राइमर करते हैं ना, फिर पेंट करते हैं। प्राइमर क्यों करते हैं? नॉर्मल पेंट करोगे, नॉर्मल पेंट करने से क्या होता है, पेंट ज्यादा लगेगा वहां पे, पेंट बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। प्राइमर करने से क्या होता है, प्राइमर वो वुड के अंदर जाता है वो, ठीक है ना, तो एक तरह से वो हैवी हो जाता है। जो जो पेंट करोगे वो सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा, एड में आता है। चलो भाई, अच्छा नेक्स्ट लिखो 7th डिसऑप्शन। नेक्स्ट देखो 7 डिसऑप्शन। डिसऑप्शन क्या होता है? देखो सोक्शन अलग है, सोक्शन के अंदर क्या है, सोक्शन के अंदर जहां पे एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों हो उसको हम बोलते हैं सोक्शन, ठीक है। डिसऑप्शन के अंदर क्या होता है? डिसऑप्शन हमारा रिवर्स प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन का। डिसऑप्शन वो हमारा रिवर्स प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन का। एड्सॉर्प्शन का वो रिवर्स प्रोसेस है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो हमारी मेटल की सरफेस है, अब मेटल की सरफेस पे क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। मेटल की सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि गैस के मॉलिक्यूल जितने हैं सारे के सारे आएंगे, सारे के सारे तो कभी आ नहीं सकते। वो डिपेंड करता है कि हमारा सरफेस एरिया कितना है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा गैस के पार्टिकल्स उतने ज्यादा आएंगे, ठीक है। और ज्यादातर जो थ्योरीज है ना, थ्योरी के ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज ये बोलती है कि 99% मोनोलेयर बनती है। ध्यान से सुनना इसको, 99% मोनोलेयर बनती है। मोनोलेयर का मतलब क्या है कि 99% जो पार्टिकल्स है ना वो पहली ही लेयर के अंदर आ जाते हैं। 99% जितने भी जो हमारे पार्टिकल्स हैं जिन्होंने एब्जॉर्प्शन शो किया है वो फर्स्ट लेयर में मिलेंगे। मतलब सेकंड लेयर में बहुत कम पार्टिकल्स मिलेंगे। सेकंड लेयर में बहुत कम पार्टिकल्स मिलेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मोनोलेयर, मल्टीलेयर इंपॉर्टेंट है ये। मोनोलेयर मतलब एक ही लेयर बनेगी पूरी की पूरी। मल्टीलेयर एक के ऊपर फिर और पार्टिकल्स आ जाएंगे, इस तरह से आएंगे। तो सारी थ्योरीज ये बोलती हैं कि मोनोलेयर ही बनती है। पहले सारों ने मोनोलेयर बताया, फिर एक दो थ्योरीज आई जिन्होंने मल्टीलेयर की बातें भी की, ठीक है ना। तो मल्टीलेयर में उन्होंने ये बोला कि हाँ बनती है मल्टीलेयर भी, पर 99% जो पार्टिकल्स हैं वो मोनोलेयर में ही रहते हैं, आगे तो बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। अच्छा मैं ये बता रहा था आपको कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, ठीक है, और उन्होंने आके एब्जॉर्ब हो गए वो। अब इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स और बचे हुए हैं, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा ना, जैसे एक बार हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया उसके बाद ना ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा स्टेप। उसके बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा कि जो हमारे ऑलरेडी एब्जॉर्ब है पार्टिकल्स हैं या गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, और एटमॉस्फेयर से जो गैसेस हैं वो यहाँ पे आके दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएगी। कहने का मतलब है एब्जॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन में और डिसऑर्प्शन के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन में तो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। डिसऑर्प्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, बाद में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। जैसे हमने उसके अंदर किया था सोलिबिलिटी के अंदर भी किया था, वेपर प्रेशर के अंदर किया था, तो ऐसे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। शुरू में पार्टिकल्स आएंगे, जैसे एक बार हो गया सैचुरेशन आ गई यहाँ पे और पार्टिकल्स नहीं आ सकते, उसके बाद इसके बीच में फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा कि पुराने पार्टिकल्स नए पार्टिकल्स आएंगे, पुराने वाले चले जाएंगे, इस तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। ओके, तो एब्जॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। और डिसऑर्प्शन में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो सर। एब्जॉर्प्शन एंड डिसऑर्प्शन दोनों एक ही टाइम पे, देखो ये ना इक्विलिब्रियम का स्टेप है। जैसे हमने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम स्टेप आने के बाद रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, बट एक्चुअल में तो चेंज हो रहा है। हमें वो चेंज दिख नहीं रहा, हमें वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा, बट चेंज हो रहा है। कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जा रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आ रहे हैं, बट वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता। कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। डिफरेंट होती है सर, डिसऑर्प्शन होने से कंडीशन डिफरेंट होती है। डिसऑर्प्शन की मैं बताऊंगा आपको। हाँ, जितना आए उतने गए। मान लो 10 मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे हैं तो 10 ही यहां से उधर चल जाएंगे। ओवरऑल चेंज आएगी, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं वो उतने ही रहेंगे पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। वो हमें ऑब्जर्व होता ही नहीं है।
डिसऑक्शन समझ नहीं आया भाई, गैस है और सरफेस है, गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए, एड्सॉर्प्शन हो गया, गैस के मॉलिक्यूल सरफेस से चले गए, डिसऑक्शन हो गया, बस। रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नोन एज डिसऑक्शन। हाँ जी ठीक है, अब सार्थक बंद हो गया, चलिए भाई, हाँ चलो कर लिया नोट्स अपने, बताओ फटाफट, इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो अभी, बिल्कुल बेसिक ही है घर आपको। चलो नेक्स्ट लिखो, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। भाई एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म सबसे फर्स्ट आएगा हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा हाँ, एक काम और करना है आप लोगों ने, आपने एक क्वेश्चन अपने आप लिखना है, ये डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन नोट कर लो कि आपने अपने आप ही लिखना है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो कोई और नॉर्मल बुक में मिल जाएगा आपको। डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन लिख लोगे अपने आप। डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, हाँ ये नोट कर लो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपने लिखना है, ये डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। एग्जांपल के साथ दे देना, तो एग्जांपल मैंने बता दिया, एक में सिलिका जेल का आ जाएगा और एक में कैल्शियम क्लोराइड का आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म जो एड्सॉर्प्शन में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, ओके। अब मान लो कि जैसे हमारा ये है एक तरह से, अब देखो हमें पता है कि अगर कोई बीच में कोई भी पार्टिकल है, तो वो तो हर जगह से सेम फोर्स से करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, वो तो हर जगह से क्या करेगा, सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे है, सरफेस पे है, ये हमारा पूरा का पूरा एड्सॉर्बेंट है, ठीक है ना। तो एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर कोई ना कोई पार्टिकल है, अब वो किन किन के साथ इंटरेक्शन करेगा, वो सिर्फ नीचे वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो कहाँ इंटरेक्ट करेगा, वो सिर्फ नीचे इंटरेक्ट करेगा, ऊपर तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, ऊपर तो वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो क्या करेगा, सिर्फ नीचे वाले पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। ये पार्टिकल था, ये अपने हर डायरेक्शन के अंदर इंटरेक्शन शो कर रहा था, ओके। तो इसके ऊपर ओवरऑल फोर्सेस क्या होती थी, नेट फोर्स 0 लग रहा था इस पे, ठीक है ना, मतलब हर जगह से सेम इंटरेक्शन शो कर रहा है ये। अब ये क्या है, ये सिर्फ नीचे वालों के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है, ऊपर तो कोई है ही नहीं, ऊपर तो ये इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा। तो उससे क्या होगा, हाँ सरफेस टेंशन लगा लो, उससे क्या होगा, नीचे ना एक नीचे नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई गैस के पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो ये गैस के जो पार्टिकल है वो यहाँ पे सरफेस पे आके एब्सॉर्ब हो जाएगा। मान लो कोई गैस की जो पार्टिकल्स हैं, तो वो सरफेस पे आगे सरफेस पे आके वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे, सरफेस पे आगे होंगे, एब्सॉर्ब हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, और जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स होती है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, ओके। तो फिर इसको आप उस तरफ बना लेना चाहिए इसको, ये क्या होगी, ये हमारी बैलेंस फोर्स होगी, और इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। तो मेन रीजन तो ये बोलते हैं, मेन रीजन होता है कि हमारी अनबैलेंस फोर्स होती है, अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एड्सॉर्प्शन होता है। सर केमिकल रिएक्शन तो नहीं होती ना, देखो भाई अभी मैं बताऊंगा आपको, एड्सॉर्प्शन हमारा दो टाइप का होता है, एक फिजियोसॉर्प्शन, एक केमियोसॉर्प्शन, ठीक है ना।
केमिकल रिएक्शंस नहीं होती इनके अंदर, फ्यूज ऑप्शन की हम बातें कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कोई भी नहीं होगी। हो भी सकती है वो हमारा केमिस ऑप्शन के अंदर आएगा, जो ये बता रहे हैं ये फ्यूजस ऑप्शन है, ठीक है ना। एक जैसे हमारा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होती, केमिकल चेंज के अंदर रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो हर जगह से सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, इस वाले मॉलिक्यूल नीचे की तरफ लग रही है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे फिर पुलवर्ड फोर्स लगेगी ना, यहाँ पे जो गैस का जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स को फिर जैसे ही मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे तो फोर्स क्या हो जाएंगे, वो बैलेंस्ड हो जाएंगे, फोर्स क्या हो जाएंगे, वो बैलेंस्ड हो जाएंगे। एक तो बेसिक मैकेनिज्म हम ये करते हैं कि हाँ अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए बैलेंस्ड हो जाती है वो, अगर ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे और क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन शो होगा वहां पे। हाँ जी क्लियर है। अच्छा एक और होता है, ये तो हमारा बेसिक है, बेसिक हम पढ़ते हैं। एक होता है, एक हम थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे बताते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है ना, एब्जॉर्प्शन हमारा एक थर्मोडायनेमिक उसके बेस पे बताते हैं, थर्मोडायनेमिकली वो हमारे स्पॉन्टेनियस होता है, जो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। अब भाई मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स अपने आप आ रहे हैं, मेटल की सरफेस से थोड़ी ना बुलाएंगे तू आ इसके ऊपर, अपने आप आ रहे हैं ना, उसके अंदर हमने कुछ भी फोर्स नहीं लगाई, हमने कुछ भी वर्क नहीं किया, ठीक है ना। तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पहले तो ये नोट कर लिया या नहीं किया, हाँ जी ये नोट कर लिया आपने, चलो सेकंड लिखो, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। सेकंड लिखो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड के अंदर इवन कंपटीशन के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड लिखो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। और क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया जैसे एब्जॉर्प्शन है, अभी मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस के ऊपर गैस के पार्टिकल्स आ गए, मेटल की सरफेस ने तो मिला है, या हमने कोई फोर्स लगाई हो, हमने कोई वर्क किया हो, हमने तो कुछ नहीं किया, अपने आप हुआ है, अपने ये क्या हुआ, अपने आप हुआ है। तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है ना, एब्जॉर्प्शन हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन का एब्जॉर्प्शन हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और हमें पता है कि डेल्टा जी किसकी बोलो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ओके। अब देखो, अब मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन कैसे है हमारा, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। भाई एयर के अंदर मॉइस्चर है, सिलिका जेल डाल दिया, उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, हमने कुछ किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सिलिका जेल डाल दिया, हमने कोई फोर्स लगाई, हमने कुछ बर्डन का, हमने उसको कहा कि तू जा, अपने आप जा रहे हैं मॉइस्चर उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इतना तो क्लियर है ना, ठीक है ना। तो ये होता है, ये हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगी या फिर ये नेगेटिव होगी, बताओ फटाफट। एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी, भैया तो सब, हाँ ये तो सभी सही बोल रहे हैं ना। एंट्रो ये पुलकित कौन है भैया, एंट्रोपी को नहीं भूलना। चलो चेंज इन एंट्रोपी क्या, एंट्रोपी नेगेटिव। भाई पहले तो गैस के पार्टिकल्स क्या थे, फ्रीली घूम रहे थे, गैस के पार्टिकल्स क्या थे, फ्रीली घूम रहे थे, ठीक है ना, मजे में घूम रहे थे वो। अब वो क्या हो गया, अब वो मेटल की सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो गए, मेटल की सरफेस पे आके क्या हो गए, वो एब्जॉर्ब हो गए। पहले तो भाई फ्रीली घूम रहे थे सिंगल लोगों की तरह, अब क्या हो गए वो, अब तो वो सिंगल नहीं रहे, अब तो क्या हो गए, वो टेकन हो गए। तो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव होगा, एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस,
डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म हमारी पूरी पॉजिटिव आ जाएगी, ये टर्म क्या आएगी, ये टर्म हमारी पूरी पॉजिटिव आएगी, भी नेगेटिव आएगा आगे, डेल्टा एच से भी नेगेटिव आया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, हम पॉजिटिव हो गए। ओके, अब हमें ओवरऑल ना नेगेटिव लेके आना है, हमें ओवरऑल क्या लेके आना है, हमें ओवरऑल नेगेटिव लेके आना है। तो नेगेटिव की क्या कंडीशन होगी, देखो ये टर्म तो हमारी पूरी पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच को नेगेटिव होना पड़ेगा, डेल्टा एच को क्या होना पड़ेगा, डेल्टा एच को नेगेटिव होना पड़ेगा। और नेगेटिव भी इसका मतलब है कि अगर हमें ओवरऑल नेगेटिव लेके आना है तो मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एच से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान से सुनना इसको, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड डेल्टा एच का टी डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो हाँ, एक तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, यहीं से प्रूफ हो गया कि एड्सॉर्प्शन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है भाई, एड्सॉर्प्शन तो कराना है ना, तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। और उसके साथ साथ देखो, मान लो कि ये +10 है और ये -5 है, तब भी एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इसकी वैल्यू इससे भी बड़ी होनी चाहिए, मान लो 11 होनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है इससे भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा, तभी हमारा एड्सॉर्प्शन होगा, तभी क्या होगा, तभी हमारा एड्सॉर्प्शन होगा। और यही है हमारी थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। समझ आया या नहीं आया? हाँ, तो ये इस डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए तभी हमारा एड्सॉर्प्शन होगा, और इसलिए जो हमारा एड्सॉर्प्शन हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड भी डेल्टा एच से क्या होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए। ओके, अब वो ये कि देखो ये ना स्टार्टिंग के अंदर होता है, स्टार्टिंग जैसे एब्जॉर्प्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ, मतलब स्टार्ट हुई है जस्ट, स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में बोलते हैं, स्टार्टिंग में हमारा डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, डेल्टा जी जब लेस देन 0 होगा तो डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एच होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, पूरा का पूरा हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, डेल्टा जी हमारा 0 हो जाएगा, और डेल्टा जी 0 होने का मतलब है कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एच दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या, दोनों थोड़ी देर बाद होंगे। स्टार्टिंग के अंदर तो ये ज्यादा होना चाहिए, इसके बाद में क्या होगा, बाद में फिर इक्वल हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी वहां पे 0 हो जाता है। एंट्रोपी लेस देन 0 होगी, ये बात बोर्ड पे हम कैसे लिखेंगे सर, बोर्ड पे रैंडमनेस डिक्रीज हो गया ना, रैंडमनेस डिक्रीज हो गया तो इस तरह से लिख सकते हो आप, देखो थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा ना, थ्योरी में तो लिखना करना पड़ेगा भाई, हाँ रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है तो इसलिए डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होगा। ओके, और अगर हमें एब्जॉर्प्शन कराना है तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए, वो भी लेस देन 0 होना चाहिए, और इवन उसका मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एच से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो लिखना पड़ेगा आपको ये अपने शब्दों में। एड्सॉर्प्शन अपने आप किस वजह, वही अनबैलेंस्ड फोर्स ही होती है, उसी की वजह से हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स होती है। अब आप कहोगे सर अनबैलेंस्ड फोर्स, चलो आपने लिक्विड में तो बता दिया कि जैसे मैंने बताया था, कई बच्चे इसको लिक्विड ही समझ रहे हैं कि लिक्विड में ही ऐसा होगा फोर्स रहेगी, सॉलिड में नहीं लगेगी, भाई सॉलिड में भी लगती है। जैसे आपने कैटालिटिक रिएक्शंस करते हो, मान लो प्लेटिनम की सरफेस है, इस तरह से प्लेटिनम की सरफेस है, तो प्लेटिनम की सरफेस पे भी अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, प्लेटिनम की सरफेस पे भी अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है। मान लो अगर कोई H2 मॉलिक्यूल है ऊपर, तो H2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, H2 मॉलिक्यूल को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है उसके सरफेस पे। मेन रीजन तो यही है, इसका अनबैलेंस्ड फोर्स ही है, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है। आपने चलो यहाँ पे लिक्विड में तो आपको विजुलाइज हो जाएगा कि हाँ लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाएगी इधर, पर सॉलिड में भी होता है, जैसे प्लेटिनम की सरफेस है तो प्लेटिनम बहुत सारे हैं, तो जो अपर वाली लेयर होगी ना, प्लेटिनम की अपर वाली लेयर होगी, अपर वाली लेयर, देखो जो यहाँ पे है प्लेटिनम, मान लो नीचे प्लेटिनम होगा, बीच वाले तो सारे अपने आप में बैलेंस हो रहे हैं, पर जो ऊपर वाली लेयर बचेगी वहां पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी प्लेटिनम नहीं है, तो उसके ऊपर हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, हाइड्रोजन क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। हाँ जी बताओ फटाफट, अब समझ आया नहीं आया?
एंट्रोपी सिस्टम की देखो, सिस्टम सराउंडिंग कुछ नहीं करना आपने, नॉर्मल बात करनी है, रैंडमनेस डिक्रीज हो गया उसी से ही आपने एक्सप्लेन करना है उसको। भाई पहले गैस के जो पार्टिकल्स हैं फ्रीली घूम रहे थे, अब वो फ्रीली नहीं घूम रहे, तो वो क्या हो गया, देखो जो हम सिस्टम ले रहे हैं एडसोर्बेंट प्लस एडसोर्बेंट दोनों को कंबाइन करके ले रहे हैं, दोनों को कंबाइन करके ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ओवरऑल रैंडमनेस डिक्रीज होगी। हाँ जी ठीक है, कर लिया ये। नेक्स्ट लिखो फैक्टर अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, जो एडसॉर्प्शन है किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट लिखो फैक्टर अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन। अभी सबसे फर्स्ट देखो सरफेस एरिया ऑफ एडसोर्बेंट। हमें पता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एडसोर्बेंट का उतना ज्यादा क्या होगा, एडसॉर्प्शन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एडसॉर्प्शन होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एडसॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना ही एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। ओके, बेसिकली जो फैक्टर्स करें, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गैसेस और मतलब बेसिकली हम ऑक्यूलेशन के फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे हैं कि जो गैसेस एडसॉर्ब होंगी जाके उनके हम फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, ये तो पता नहीं चला कि एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मी कैसे है। भाई डेल्टा एच हमारा नेगेटिव आया, डेल्टा एच नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक है वो हमारा, ठीक है ना। सेकंड लिखो प्रेशर, भी प्रेशर बढ़ेगा तो बताओ एडसॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ प्रेशर बढ़ेगा तो एडसॉर्प्शन कम होगा या ज्यादा होगा। भाई गैसेस एडसॉर्ब हो रही है आगे, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें, देखो प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि गैस ज्यादा आ गई है, और अगर गैस ज्यादा आ गई तो एडसॉर्प्शन भी क्या होगा, एडसॉर्प्शन भी ज्यादा हो गया है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, अगर प्रेशर ज्यादा है तो गैस ज्यादा है, गैस ज्यादा है तो फिर एडसॉर्प्शन भी क्या होगा, एडसॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, और अगर प्रेशर भी अप्लाई करेंगे तो एडसॉर्प्शन ज्यादा होता है। ठीक है, थर्ड लिखो टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर है ना, मैं अभी आप कराऊंगा अभी आपको, हमारे जो एडसॉर्प्शन होते हैं ना हम दो टाइप के पढ़ते हैं, एक होता है फिजियोसॉर्प्शन, एक होता है केमियोसॉर्प्शन, मतलब फिजिकल एडसॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एडसॉर्प्शन। ठीक है ना, फिजिकल एडसॉर्प्शन, अब ये लगा सकते हो कि जो हमारा फिजिकल एडसॉर्प्शन है ना, नॉर्मल एडसॉर्प्शन हुआ है, ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे हमारा फिजिकल चेंज केमिकल चेंज होता है ना, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज, उसी तरह से है ये हमारा फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन में तो नॉर्मल एडसॉर्प्शन हुआ है वो कभी भी रिवर्स हो सकता है, उसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर क्या होगा कि वो एडसॉर्प्शन परमानेंट टाइप से हो गया है, उसको रिवर्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है ना, तो फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडसॉर्प्शन डिक्रीज होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडसॉर्प्शन का एडसॉर्प्शन हमारा डिक्रीज होगा। फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स में एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो वो क्या करेंगे, फास्टली मूव करेंगे, तो उसकी सरफेस को वो छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडसॉर्प्शन डिक्रीज होगा। नॉर्मल अगर ग्राफ दिखाना चाहो, वैसे ग्राफ आगे करेंगे, थ्योरी करेंगे, उसके अंदर भी ग्राफ आता है, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, मेन ग्राफ उसी के अंदर आता है। जो हमारा सेकंड एडसॉर्प्शन है केमिकल एडसॉर्प्शन, अब देखो होता क्या है, जो हमारा केमिकल एडसॉर्प्शन है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब परमानेंट टाइप से एडसॉर्प्शन हो चुका है वो, और जब वो परमानेंट टाइप से एडसॉर्प्शन होता है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसको कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए। भाई केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ ना कुछ उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना। फिजिकल एडसॉर्प्शन की कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, इसको कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, केमिकल एडसॉर्प्शन को एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ध्यान से सुनो इस बात को, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो शुरू में तो जो टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, शुरू में तो एक्टिवेशन एनर्जी की उसमें यूज हो गया, और बाद में क्या हो गया, बाद में वो नॉर्मल उससे डिक्रीज हो गया। कहने का मतलब ये है
कि शुरू में तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, बाद में क्या होगी, बाद में डिक्रीज होगी। शुरू में तो इंक्रीज होगी, बाद में क्या होगी, बाद में फिर वो डिक्रीज होगी जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। जैसे हम टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर लिख लो और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिख लो। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू में इंक्रीज होगी, बाद में क्या होगी, बाद में डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वो केमिकल रिएक्शन होगी ना, एक तरह से केमिकल रिएक्शन होगी। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर से इनवर्सली है, ये पहले इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, फिर वो डिक्रीज करेगा। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, कर लिया नोट? ठीक है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इनवर्सली है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या है, पहले वो इंक्रीज करेगा, फिर वो डिक्रीज कर जाएगा। फोर्थ देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लो। भी देखो, एक तो गैस है हमारे पास जिसके अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और एक गैस है जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। अब मेरे को बताओ एब्जॉर्प्शन ज्यादा किसके अंदर होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा किसके अंदर होगा? जिसकी नहीं ज्यादा वाले के अंदर होगा ना। देखो जैसे नॉर्मल हमारी एब्जॉर्बेंट की सरफेस है, यहाँ पे गैस के जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे वो अनबैलेंस फोर्स लग रही है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होगी, जो हमारी एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ पर होगी, जहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, जहां पे ज्यादा होगी। ठीक है ना? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। भाई इसके अंदर ज्यादा फोर्स है, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा कहीं ना कहीं पोलर नेचर है, और अगर पोलर नेचर है तो वो क्या होगा, वो जल्दी क्या करेंगे, जल्दी इंटरेक्ट करेंगे एब्जॉर्बेंट के साथ, और जाके क्या हो जाएंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो जल्दी इंटरेक्ट करेंगे और जल्दी क्या होंगे, वो एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे जाके। ओके, तो थोड़ा एक ऑर्डर सा भी आता है, नॉर्मल ऑर्डर हम याद करते हैं, SO2 NH3 HCl CO2 CH4 CO N2 H2, ये ऑर्डर होता है। तो वही है कि ऑर्डर इसी के ऊपर ही लिखा हुआ है, ये हमारा ऑर्डर है। इसके ऊपर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ज्यादा होगी तो वो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा शो करते हैं। एब्जॉर्बेंट की एब्जॉर्बेट की है, मैं एब्जॉर्बेट की बात कर रहा हूँ, गैस के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्बेंट की बात कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर लिख देना, ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो वो बाहर वाले को क्यों बुलाएंगे? देखो आप ये सोच रहे हो कि इनके अंदर फोर्सेस ज्यादा है तो वो जाएंगे ही नहीं। भाई फोर्सेस ज्यादा है इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं थोड़े पास पास है, तो अगर इनके साथ वो फोर्स अच्छी होगी तो इनके साथ भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छी शो करेंगे। वो इनके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी होगी तो इनके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी शो करेंगे। अब ये थोड़ा है कि इनके साथ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी है बट इनके साथ बुरी बना रहे हैं। एब्जॉर्प्शन तो होगा, एब्जॉर्प्शन तो होगा, जो इंटरैक्ट अच्छे से करेगा उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा, और इंटरैक्ट कौन अच्छे से करेगा, जो थोड़ा पोलर नेचर के होंगे तो उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है ना? भी आप तो ये सोचोगे कि हाँ इनकी दोस्ती है तो इनकी दोस्ती नहीं हो सकती। अगर ये इससे अच्छी दोस्ती कर सकता है तो इससे भी तो अच्छी कर सकता है, क्यों? बात समझ आई है? हाँ, तो वही है यहाँ पे, अगर उनका इंटरेक्शन अच्छी है तो वो एब्जॉर्बेंट के साथ भी अच्छी इंटरेक्शन शो करेंगे, जल्दी इंटरेक्शन शो करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन जो होगा, एब्जॉर्प्शन फिर वो ज्यादा होगा। ठीक है ना? अभी आप तो सोच रहे हो कि हाँ इनकी तो इंटरेक्शन हो रही है, अब तो किसी के साथ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा जी। अगर इनके साथ अच्छी है तो इनके साथ तो और अच्छी करेंगे, बल्कि क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो होना ही है, अल्टीमेटली गैस के पार्टिकल्स में तो एब्जॉर्प्शन होना ही है, उन्होंने शो करेंगे ही वो। ठीक है, तो जो ज्यादा नेचर का होगा, पोलर नेचर का होगा, वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा शो करेंगे। ओके,
अच्छा एक टर्म और आती है इसी के अंदर बताते हैं हम, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर बताओ, इतना लास्ट पॉइंट रह गया सिर्फ इंटरएक्शन इन एब्जॉर्बेंट हो तो क्या कह रहे हो? क्रिटिकल टेम्परेचर बताओ। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं फिफ्थ। हाँ, the temperature at which no gas can be liquefied, यही होता है ना, the temperature above which no gas can be liquefied, उस टेम्परेचर से ऊपर हम किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ओके, अब देखो, अब मेरे को ये बताओ कि अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी या कम होंगी? अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके अंदर मतलब उसको लिक्विफाई करना इजी होगा या मुश्किल होगा, ये बता दो। अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको लिक्विफाई करना आसान है या फिर मुश्किल है? कहीं कह रहा है इजी, कहीं कह रहा है मुश्किल कह रहा है। तो आसान है भी उसको, अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो हमारे पास बहुत वाइड रेंज है उसको लिक्विफाई करने के लिए, तो उसको हम लिक्विफाई आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो इसी से मैं रिलेटेड अगर मैं आपको कराऊं, तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी ज्यादा होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, तो वो एब्जॉर्प्शन भी हो गया, बस 2 मिनट का, एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। ठीक है, बस फटाफट लिखो एक पॉइंट और, एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट भी, हम एब्जॉर्बेंट को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे एक्टिवेट करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बाय मेकिंग देयर सरफेस रफ, हमें एब्जॉर्बेंट की जो सरफेस है ना उसको रफ करना पड़ेगा। सर उस साइड नहीं दिख रहा, ठीक है ना? क्यों नहीं दिख रहा? हमें जो उसकी सरफेस है उसकी सरफेस को क्या करना पड़ेगा? रफ करना पड़ेगा। जितनी सरफेस रफ होगी उतना क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो मैंने बताया कि जब ब्लैक कलर का कपड़ा लेके आते हो, अगर शाइनिंग वाला लेके आओगे तो उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उसके ऊपर धूल मिट्टी भी कम लगती है। हाँ, अगर थोड़ा आप रफ सरफेस का लेके आओगे तो फिर वो तो मत लेके ही मत आओ, इससे अच्छा तो मत डालो ही मत ब्लैक कलर, ठीक है ना? अगर ब्लैक कलर डालना है तो आपको क्या हो गया, तो शाइनिंग, थोड़ी शाइनिंग होना चाहिए वो, ठीक है? पहला तो फैक्टर ये। दूसरा क्या है कि जो हमारा एड्सॉर्बेंट है ना, अगर उसके ऊपर ऑलरेडी गैसेस एड्सॉर्ब है, उसको रिमूव करोगे तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। लिख लो फटाफट, बस बंद करो मैं। अगर ऑलरेडी एड्सॉर्ब गैसेस है उसको आप रिमूव कर दो तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा? एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। दूसरा ये लिख लेना। तीसरा ये लिखना आपने, अगर आप एड्सॉर्बेंट को रफ से क्या फर्क पड़ता है? रफ से फर्क पड़ता है ना, फोर्सेस का फर्क पड़ता है, फोर्सेस ज्यादा अनबैलेंस्ड होती है। अगर फोर्सेस ज्यादा अनबैलेंस्ड होगी तो क्या होगा? वो हमारा ज्यादा होगा। फिर टू क्या था? टू मैं बोल रहा हूं, जो अगर ऑलरेडी गैसेस एड्सॉर्ब है उसको रिमूव कर दो तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। भाई मान लो हमें कोई हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब करनी है, उसके ऊपर ऑलरेडी नाइट्रोजन गैस एड्सॉर्ब है, बात तो कर रहे हैं हम हाइड्रोजन की और उसके ऊपर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को पहले हटाना पड़ेगा ना, तभी हम चेक करेंगे, ठीक है? और जो थर्ड फैक्टर है वो मैं ये बोल रहा हूं, अगर हमारा एड्सॉर्बेंट को हम जितने उसके छोटे छोटे पीसेस कर पाए, मान लो एक तो एड्सॉर्बेंट है हमारा ये, उसके बाद मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको बिल्कुल छोटे छोटे ना पीसेस में कर दिया, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो पाउडर फॉर्म ना ज्यादा एड्सॉर्प्शन शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। आपको पता है कि जितना आप छोटे छोटे पीसेस करते जाओगे सरफेस एरिया उतना बढ़ता जाएगा, और अगर आपने पाउडर फॉर्म में बना दी तो सरफेस एरिया तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और एड्सॉर्प्शन भी बहुत हाई होगा। फिर 3 फैक्टर लिख लेना इसके अंदर। कहां से गए थे यहाँ पे? वो है ना, तो ये मीटिंग एंड कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, मीटिंग एंड करनी है। हाँ जी, ठीक है जी, कर लिया नोट? लास्ट वाला बता दो। लास्ट वाला ये है कि आपको सरफेस एरिया इंक्रीज करना है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दो, पाउडर फॉर्म बना सकते हो वो बना दो, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड समझ में आया? सेकंड क्या बोला था मैंने? अगर ऑलरेडी गैसेस एब्जॉर्ब है तो उसको रिमूव कर दो। चलो, अगर कोई डाउट है तो मेरे से व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा आपको। अभी ना इस बार क्लास है यहाँ पे।